हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आघूर्णों का चिन्ह। तो आघूर्णों का चिन्ह क्या होता है, ये कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था कि आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आघूर्ण कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, किस तरह से हम बात करते हैं आघूर्ण की। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु है हमारे पास, कोई बिंदु ये है, इसका नाम दे दिया हमने ओ बिंदु नाम दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, इसका नाम दे दिया मैंने ओ बिंदु। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी कोई बल इसके लंबवत इस तरह से गुजरता है तो हमारे पास क्या बनता है, एक आघूर्ण बनता है। ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी जो लंबवत दूरी होती है, ये जो आघूर्ण है, इसकी ये लंबवत दूरी और बल के परिमाण के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, हमें पता है कि जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, F.P होता है। आघूर्ण F.P होता है। तो जैसे आप बल बढ़ाओगे तो आघूर्ण का मान बढ़ेगा, या लंबवत दूरी बढ़ाओगे तो या लंबवत दूरी बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, आघूर्ण के मान में वृद्धि होगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एग्जांपल बताया था सनी देओल वाला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आघूर्ण क्या होता है। अब देखिए कि ये जो बिंदु है, ये आपके पास ये जो आपने बनाया, ये घूमने की दो टाइप से प्रवृत्ति रखता है। या तो ये इस तरह से घूमेगा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, या फिर घूमेगा इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जब ये आघूर्ण ये जो बनाया हमने, ये जब किधर घूमने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, किधर, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब किधर घूमने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, वामाव्रत घूमने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, तब हम आघूर्ण का चिन्ह क्या लेते हैं, पॉजिटिव। क्या लेते हैं, आघूर्ण का चिन्ह पॉजिटिव। और जब ये हमारा इधर घूमने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो हम आघूर्ण का चिन्ह क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो समझिए कि आघूर्ण का चिन्ह क्या होता है, पिंड के एक बिंदु O के सापेक्ष, पिंड के एक बिंदु O के सापेक्ष घुमाव दो प्रकार से हो सकते हैं। देखिए ये बिंदु है मेरा O, और इस बिंदु O के सापेक्ष ये घुमाव दो टाइप से हो सकता है, या तो इस तरह से घूम सकता है या फिर इस तरह से घूम सकता है। ठीक है, तो जब ये घुमाव हम किस तरह से लेंगे, दो प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट टाइप है वामाव्रत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा टाइप है हमारे पास दक्षिणाव्रत। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि क्लॉकवाइज। तो जब किसी बल F की प्रवृत्ति, हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स अप्लाई करने पर जब ये हमारा इस तरह से घूमने की कोशिश करेगा, वामाव्रत दिशा में घूमने की कोशिश करेगा, तो बल F की प्रवृत्ति पिंड को O के सापेक्ष घुमाने की है। ठीक है ना, बल F की प्रवृत्ति क्या है, O के सापेक्ष घुमाने की है, तो इसका आघूर्ण धनात्मक कहलाता है। और जब दक्षिणाव्रत घुमाने की प्रवृत्ति हो तो इसका आघूर्ण ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मानक रूप में लिए गए हैं कि भाई इधर घूमेगा तो पॉजिटिव और इधर घूमेगा तो नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आघूर्णों का व्यापक प्रमेय। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर कोई वस्तु साम्यावस्था में है, विरामावस्था में है, तो वो तभी पॉसिबल है जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल आरोपित ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल आरोपित ना हो। ठीक है, और मान लीजिए कि उस पर बल भी आरोपित है और पिंड फिर भी विरामावस्था में है, तो ये तभी पॉसिबल है जब बल के परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो और बल एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश कार्यरत हो। तब उस स्थिति में हमारा जो पिंड होता है वो विरामावस्था में होता है। ठीक है, इसी तरह से आघूर्ण की बात है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई पिंड है। अब ये पिंड विरामावस्था में कब रहेगा, जब आप इस पर जितने भी बल अप्लाई कर रहे हो उनका जो रिजल्टेंट है, उनका जो परिणामी बल है। अब आप कहोगे कि सर परिणामी बल क्या होता है, क्या आपने बताया नहीं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि परिणामी बल क्या होता है। परिणामी बल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पिंड के ऊपर हमने बहुत सारे बल लगाए हुए हैं, F1, F2, F3, F4, F5, बहुत सारे बल लगाए हुए हैं। ठीक है, तो परिणामी बल क्या होता है, इन सभी बलों को ऐड करने पर, इन सभी बलों को ऐड करने पर इनके कंप्लीट इफेक्ट के इक्विवेलेंट होता है परिणामी बल। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं आपको आगे बता दूंगा। तो जब तक कोई पिंड विरामावस्था में है वो तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। अब आपने उस पर कह रहे हो कि सर हम तो बल भी लगाएंगे, मैंने क्या लगा लो भैया, बल में क्या करूं। ठीक है,
अब बल लगाने के बाद भी पिंड साम्यावस्था में है तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि आपने जो बल लगाया उनकी डायरेक्शन अलग होगी, ठीक है, उनकी क्रिया रेखा एक ही होगी और उनका परिमाण कैसा होगा, समान होगा, तभी पिंड आपका विराम अवस्था में रहेगा। ठीक है, एक आदमी मुझे 10 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, एक आदमी मुझे 10 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, ठीक है, तो मैं किधर गति करूंगा, मैं गति नहीं कर पाऊंगा, मैं बीच में रहूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से आघूर्ण क्या होता है, वस्तु की घुमाने की प्रवृत्ति होती है हमारे पास आघूर्ण। ठीक है, किसी बिंदु के सापेक्ष किसी पिंड के घुमाने की प्रवृत्ति जो होती है वो आघूर्ण होती है। ठीक है, तो हमने बात की आघूर्ण की, तो पिंड कब नहीं घूमेगा, कब नहीं घूमेगा, जब तक उस पर आपने जितने भी बल अप्लाई कर रखे हैं, उनके जितने भी आघूर्ण अप्लाई कर रखे हैं, उनका परिणामी क्या हो जाए, हमारे पास जीरो हो जाए। जैसे ही परिणामी जीरो हो जाएगा वैसे ही वो वस्तु हमारी नहीं घूमेगी। तो क्या कहा, व्यापक प्रमेय क्या है, फर्स्ट, यदि समतलीय बलों का एक निकाय साम्यावस्था में, समतलीय बल क्या होते हैं, डेफिनेशन बता दिया, साम्यावस्था में होने का मतलब है कि परिणामी खत्म हो रहा है, जीरो हो रहा है, उनके तल में स्थित किसी भी बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्णों का बीजीय योग शून्य होता है, अर्थात r बराबर क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या बात, सीधी सी बात समझिए, वस्तु विराम अवस्था में है, ये तभी पॉसिबल है जब सभी बलों का बीजीय योग क्या हो, शून्य हो, और सभी आघूर्णों का बीजीय योग भी क्या हो, शून्य हो। अगर आघूर्ण नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो वस्तु घूम जाएगी, ठीक है, और बल नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो फिर वस्तु गति कर जाएगी। तो हमने क्या कहा कि जब भी कोई निकाय साम्यावस्था में है तो उस पर जितने भी आघूर्ण है उन सभी का बीजीय योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, अर्थात r बराबर जीरो। तो कहने का क्या मतलब है सर, कहने का मतलब ये है बच्चों कि आघूर्ण भी जीरो होना चाहिए, परिणामी आघूर्ण भी जीरो होना चाहिए और परिणामी बल भी जीरो होना चाहिए, तभी आपकी जो पिंड है, वस्तु है, वो साम्यावस्था में रहेगी। दूसरा जिसका प्रमेय है हमारे पास, यदि समतली बलों के एक निकाय का उनके तल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, आघूर्णों का बीजीय योग शून्य हो, मतलब क्या कहा, आघूर्णों का बीजीय योग शून्य। अब आप कहोगे सर आघूर्णों का बीजीय योग क्या होता है, अरे भाई आघूर्णों को जितने भी है ना उन सभी को जोड़ दो, वही आघूर्णों का बीजीय योग है। तो आघूर्णों का बीजीय योग शून्य होने का मतलब क्या है कि जितने भी F.P थे, है ना, वो सब क्या हुए, जीरो हो गया, आघूर्ण जीरो हो गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो लंबवत दूरी क्या हो जाए, जीरो, और जैसे ही लंबवत दूरी जीरो हुई, जैसे ही लंबवत दूरी जीरो हुई तो हमारा जो बल है, बल की क्रिया रेखा कहां से गुजर जाएगी, ये लंबवत दूरी होती है हमारी P, तो ये बल की क्रिया रेखा कहां से गुजर जाएगी, बिंदु O से गुजर जाएगी। या फिर हो सकता है कि जो बल है F वो खुद ही जीरो हो, ठीक है। तो अगर आघूर्णों का बीजीय योग शून्य है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो बल आपका जीरो होगा या फिर P यानी कि लंबवत दूरी जीरो होगी। लंबवत दूरी जीरो होने का मतलब वो कहां से गुजर जाएगा, बिंदु O से गुजर जाएगा, बल F की क्रिया रेखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बल युग्म क्या होता है। बल युग्म निर्मित करने वाले दो बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी माना P बल युग्म की भुजा कहलाती है तथा बल युग्म को साधारणतया कैपिटल P स्मॉल p से निरूपित करते हैं। देखिए सिंपल सी मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखिए इस तरह से मान लीजिए एक बल आपने इस डायरेक्शन में लगा रखा है, एक बल आपने इस डायरेक्शन में लगा रखा है, ठीक है। इस बल का परिमाण है F और इस बल का P मान लेते हैं। इस बल का परिमाण कैपिटल P और इस बल का परिमाण भी क्या है, कैपिटल P है। तो जब भी कोई दो बल, ठीक है ना, जिनकी क्रिया रेखाएं क्या है, अलग अलग है और डायरेक्शन भी क्या है, अलग अलग है, किसी दूरी P पर स्थित होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं बल युग्म का। तो इस प्रकार से की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, बल युग्म कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे बल युग्म का यूज बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बोतल है, बोतल का ढक्कन खोलना है तो कैसे खुलेगा ढक्कन, हम उसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये जो अंगूठा है ये इधर की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, जबकि जो मेरी उंगली है वो इधर की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। और जिन पॉइंट से हम पकड़ रहे हैं ढक्कन को वो ये वाले पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तब जाकर बल युग्म बनता है और बल युग्म के फलस्वरूप हमारा जो ढक्कन है वो क्या हो जाता है, खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो बलयुग्म का आगुण क्या होता है, सिंपल क्या करना है आपको, बलयुग्म के आगुण की जब बात करेंगे तो बल के परिमाण यानी कि कैपिटल P और बलयुग्म के जो मध्य की लंबवत दूरी होती है उसे हम स्मॉल p से निरूपित करते हैं। दोनों का जो गुणनफल होता है वो बलयुग्म का आगुण को निरूपित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमार्क डाल रखा है मैंने कि बलयुग्म का आगुण कभी भी शून्य नहीं होता है, बलयुग्म का आगुण कभी भी शून्य नहीं होता है। बच्चे ने पूछा क्यों सर, अरे भाई अगर आगुण देखो परिमाण किसी लंबवत दूरी पर स्थित होंगे तभी तो बलयुग्म बनेगा, नहीं बात समझ में, समान परिमाण के बल किसी लंबवत दूरी पर स्थित होंगे तभी तो बलयुग्म बनेगा। अब आप कह दोगे कि सर लंबवत दूरी 0 कर दो, जैसे ही लंबवत दूरी 0 हुई वैसे ही बलयुग्म ही नहीं रहा। ठीक है, तो बलयुग्म रहना है तो बल भी चाहिए और लंबवत दूरी भी चाहिए। तो लंबवत दूरी चाहिए मतलब लंबवत दूरी कभी 0 नहीं होगी और बल भी चाहिए यानी कि बल भी 0 नहीं होंगे, तो फिर F और इन दोनों के जो बीच का मल्टीपल है वो 0 नहीं होगा। तो नॉट इक्वल टू 0 होने की वजह से बलयुग्म का आगुण जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। पिछली जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको प्लीज पढ़ते रहिए, कीप योर ग्रेड। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, बल संयोजन। तो बल संयोजन क्या होता है समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास कोई पिंड है, इस तरह से कोई पिंड है, समतल में स्थित है, इस तरह से इसको एक समतल मान लेते हैं, ये x एक्सिस मान लिया, ये y एक्सिस मान लिया और ये z एक्सिस मान लिया। बट जो हमारा पिंड है वो कहाँ स्थित है, समतल में स्थित है। ठीक है, और इस पर क्या है, एक समतली बलों का एक निकाय है ना, कार्यरत है। जैसे मान लीजिए कि इसके किसी पॉइंट A पर, किसी पॉइंट B पर कोई बल है, इस तरह से बहुत सारे बल अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा कि इस पर जितने भी बल आपने अप्लाई किए, ठीक है, उन सभी बलों पर अलग अलग स्टडी ना करके हम क्या करेंगे, उनके कंबाइंड यानी कि संयोजन करके एक नया बल प्राप्त कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं बलों का संयोजन। ठीक है, तो डेफिनेशन है वो क्या है कि किसी कण पर लगे कई बलों के लिए बल संयोजन, किसी कण पर बहुत सारे बल हमने अप्लाई कर रखे हैं। ठीक है ना, ये F1, ये F2, ये F3, ये F4, F5, F6 बहुत सारे बल हमने अप्लाई कर रखे हैं। ठीक है, तो बल संयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ऐसा बल ज्ञात किया जा सकता है जिसका प्रभाव कण पर लगे सभी बलों के सम्मिलित प्रभाव के बराबर हो। समझ गए होंगे कि किसी पिंड पर आप बहुत सारे बल ना लगाकर उस पर एक बल ऐसा फाइंड कर लो, ऐसा ज्ञात कर लो कि उसका प्रभाव सभी जितने भी बल आपने आरोपित किए हैं उन सभी के सम्मिलित प्रभाव के बराबर हो। ठीक है, तो डेफिनेशन जो हमारी डेफिनेशन क्या, हमारी जो कहावत है 100 सुनार की 1 लोहार की, वो बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है ना, वो इसी के ऊपर आधारित है। उसे पहले बल संयोजन का ज्ञान था, उसके बाद उसने ये कहावत बनाई कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो परिणामी तथा घटक, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि परिणामी क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं, दैट इज व्हाट इज रिजल्टेंट एंड व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, यदि एक कण पर क्रियाशील, परिणामी क्या है, घटक क्या है, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यदि एक कण पर क्रियाशील बलों P, Q और S, हमारे पास एक कण पर बल क्रियाशील है P, Q और S, डॉट 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 इस तरह से बहुत सारे बल क्रियाशील है, का सम्मिलित प्रभाव एक बल R के तुल्य हो, तो हमने क्या कहा कि हमने पिंड पर P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z जितने भी बल हो सकते हैं वो सारे बल हमने उस पर अप्लाई कर रखे हैं पिंड पर, और इन सभी बलों का जो सम्मिलित प्रभाव है, इन सभी बलों का जो सम्मिलित प्रभाव है वो किसी एक बल R के तुल्य हो, तो इस बल R को हम इन सभी बलों का परिणामी बल कहते हैं या केवल परिणामी कहलाता है, तथा PQS बल R के घटक कहलाते हैं। जो PQS है वो बल R के क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। तो समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास देखिए अभी समझाते हैं आपको। देखिए, तो हमने क्या किया, एक समतलीय बल निकाल लिया। मान लिया कि हमने
कि एक पिंड था, उसके किसी एक बिंदु पर एक बल आरोपित था, है ना। पिंड था, उसके किसी एक बिंदु पर क्या था, बल आरोपित था। सपोज हमने उसका क्या नाम दिया, एफ नाम दिया, ठीक है। तब इसके जो घटक होते हैं वो होने में तो किसी भी दिशा में हो सकते हैं, है ना, कितने भी डिग्री के एंगल पर हो सकते हैं। बट हम हमारे इस बुक के अंदर थ्रू आउट चैप्टर के अंदर हम या तो किसी एक फिक्स एंगल की बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो फिर 90 डिग्री के एंगल की बात करेंगे। मतलब लंबवत अक्षों के अनुदिश घटक की बात की जाएगी। जैसे ये मान लीजिए कि ये मेरा बल एफ है, तो मैं आपसे कहूं कि इसका एक्स दिशा में घटक क्या होगा, तो हम कहते हैं कि सर कितना कोण बना रहा है, तो मैं कहूंगा कि सर थीटा कोण बना रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका घटक क्या हो गया एक्स दिशा में, तो हम कह देंगे एफ कोस थीटा, ठीक है। और इसका क्या नाम ले लेंगे, हम एक्स नाम ले देंगे कि ये एक्स दिशा में है, इसलिए हमने इसको एक्स बोल दिया, या फिर हम इसको आगे आर एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका y दिशा में जो वियोजित भाग होगा वो क्या होगा, f sin थीटा होगा। तो बल तो एक था, बट हमने क्या किया, उसके कंपोनेंट डिवाइड कर दिए, है ना। बल के क्या कर दिए, वियोजित भाग कहलाते हैं, इनको हम रिजोल्वेंट पार्ट कहते हैं, ठीक है। बलों का वियोजन कहा जाता है, ठीक है। अभी बता देंगे नेक्स्ट डेफिनेशन में आपको। तो ये f cos थीटा और ये f sin थीटा हो जाता है। ये इस एक बल f का क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। जबकि इन घटकों का परिणामी ये हो गया हमारा f sin थीटा, ठीक है। तो बल F के घटक तो है f cos थीटा, f sin थीटा, बट f sin थीटा और f cos थीटा का होता है परिणामी f। तो कहने का क्या मतलब है कि किसी पिंड पर अगर आपने बल लगाया, एक तो x अक्ष की दिशा में, मान लीजिए सपोज आपने क्या बल लगाया, f cos थीटा, ठीक है। y अक्ष की दिशा में क्या बल लगाया, f sin थीटा। तो इस पिंड पर आप एक बल तो इधर लगा रहे हो, एक बल इधर लगा रहे हो, तो इस बल का नाम दिया सपोज आपने f cos थीटा, और दूसरे बल का नाम दिया आपने f sin थीटा। तो इस पिंड पर आप f cos थीटा x अक्ष की दिशा में और f sin थीटा y अक्ष की दिशा में लगा रहे हो। इन बलों को ना लगाकर आप एक परिणामी बल भी लगा दोगे f। तो f cos थीटा और f sin थीटा आरोपित कर रहे हो आप x एक्सिस की डायरेक्शन में और y एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इन बलों का परिणामी आप f अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थीटा जो x एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो चाहे आप f अप्लाई करो या चाहे आप ये दो बल अप्लाई करो, बात एक ही है। तो इस f को तो इन दोनों का परिणामी कहा जाता है, जबकि इस f के इन दोनों को क्या कहा जाता है, घटक कहा जाता है। मोर क्लियरली हम कह सकते हैं कि इस f के वियोजित भाग कहलाते हैं ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए डेफिनेशन है हमारी, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। क्या है डेफिनेशन, कि हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर हमने कुछ बल लगा रखे हैं और उस बिंदु की साम्यावस्था की बात करेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है भाई, बात करते हैं डेफिनेशन की, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। किसी बिंदु पर कुछ बल आरोपित है, तो उस बिंदु की हमें क्या ज्ञात करनी है, साम्यावस्था ज्ञात करनी है, कि बिंदु कब हमारा साम्यावस्था में होगा। देखिए समझिए कहने का क्या मतलब, ऐसे समझ सकते हैं हम कि हमारे पास एक समतलीय बल निकाय है, जिसमें हमने क्या कर रखा है, किसी पिंड पर, ये पिंड के कुछ पॉइंट है जिस पर हमने क्या कर रखा है, एक पॉइंट ये ले लो, ठीक है, एक F, इसको F1 माना और इसको हमने F2 माना। इसी तरह से हम एक और ले सकते हैं जिसको हमने क्या बोल दिया, F3 बोल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसी पिंड पर हमने बल आरोपित किए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बल का x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग ज्ञात किया, जिसका नाम दिया हमने सपोज कुछ भी x1। इसका y अक्ष की दिशा में वियोजित भाग ज्ञात किया, उसका नाम दिया हमने y1, ठीक है। क्या नाम दिया हमने इसका, y1। इसी तरह से इसका ज्ञात किया, इसका एक काम कीजिए आप x2 दे दीजिए, इसका y2 दे दीजिए, इसका x1 दे दीजिए और इसका y1 दे दीजिए। तो क्या किया आपने, जो बल थे पिंड के बिंदुओं पर जो आरोपित बल थे उनके x अक्ष की दिशा में और y अक्ष की दिशा में आपने वियोजित भाग का ज्ञात कर लिए, या कह सकते हैं घटक ज्ञात कर लिए। तो इसी तरह से हम इस बल F3 की x दिशा में x3 और y दिशा में
y3 वियोजित भाग या घटक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, जो बल आरोपित थे हमारे पास F1 के लिए, F2 के लिए, F3 के लिए, डॉट 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 अप टू सो ऑन के लिए, सभी के लिए हमने क्या किया, x दिशा में घटक ज्ञात कर लिए और y दिशा में घटक ज्ञात कर लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं कि x1, x2, x3 जितने भी मेरे पास घटक थे इन सभी को जोड़ देता हूं मैं, ठीक है, और उसको किसके इक्वल मान लेता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन के x के इक्वल मान लेता हूं। इसी तरह से y दिशा में जो वियोजित भाग थे y1, y2, y3 इन सभी को ऐड कर देता हूं और इन सभी को किसके इक्वल मान लेता हूं मैं, y के इक्वल मान लेता हूं। ठीक है, तो देखिए इस कैपिटल X को क्या बोला जाएगा, इस कैपिटल X को बोला जाएगा X अक्ष की दिशा में वियोजित भागों का, ये वियोजित भाग है ना, बल F1 का X दिशा में वियोजित भाग या X दिशा में घटक है x1, बल F2 का X दिशा में घटक क्या है, x2, सिमिलरली x3 अप टू सो ऑन, एंड Y दिशा में भी y1, y2, y3। इनके वियोजित भागों का या घटकों का बीजीय योग हमने x दिशा में x माना और y दिशा में हमने y माना। अब समझिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी बल थे उन सभी का एक परिणामी ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया, x दिशा में वियोजित भाग निकाल लिए सबके, F1, F2, F3, F4 सभी के हमने x दिशा में वियोजित भाग निकाल लिए, जो क्या आए हमारे पास x1, x2, x3, x4। इसी तरह से हमने y दिशा में वियोजित भाग निकाले, y1, y2, y3, y4, और x दिशा में वियोजित भागों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और वो सब किसी एक बल के इक्वल हो गए। तो सिचुएशन क्या बन गई हमारी, x दिशा में ऐसी हो गई, y दिशा में ऐसी हो गई। तो ये जो दोनों में डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ये पिंड वही है मेरे पास, ये दोनों डायग्राम क्या है, सेम है। तो क्या हुआ, x दिशा में वियोजित भागों का बीजीय योग हमने क्या ले लिया, कैपिटल X, और y दिशा में वियोजित भागों का बीजीय योग क्या ले लिया हमने, कैपिटल Y ले लिया। ठीक है, तो जितनी माथाफोड़ी हम कर रहे थे अलग अलग बल के x दिशा में घटकों की सर x1, x2, x3, x4, फिर y1, y2, y3, y4, तो कितने सारे बल हो जाते हैं हमारे पास, तो इनकी स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो क्या किया हमने, सभी बलों के लिए x दिशा में तो हमने एक परिणामी बल निकाल लिया x, और y दिशा में हमने उनका परिणामी बल क्या निकाल लिया, हमने y निकाल लिया। अब समझिए, तो जब हमें पता चला कि जितने भी x दिशा में वियोजित भाग थे उनका परिणामी बल इस x के इक्वल रहने वाला है, और y दिशा में वियोजित भाग है उनका परिणामी बल ये y रहने वाला है, तो हम इतने सारे बलों की स्टडी ना करके क्या करते हैं, x और y ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, x और y का क्या निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, और परिणामी कहाँ होगा हमारे पास, इस डायरेक्शन में होगा। सपोज परिणामी हमने क्या मान लिया, r मान लिया। ठीक है, तो सिचुएशन आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, ये F1, F2, F3, F4 इनका परिणामी निकालना कठिन था, तो हमने कैसे परिणामी निकाला, पहले x दिशा में वियोजित भाग, फिर y दिशा में वियोजित भाग, फिर x दिशा में वियोजित भागों के बीजीय को कैपिटल X, जो हमारा कैपिटल X हो गया, y दिशा में वियोजित भागों का जो है ना परिणामी, उसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ओके स्टूडेंट, उनका परिणामी हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, r निकल कर आ जाएगा। अब समझते हैं डेफिनेशन कि F1, F2, F3 कण कण के किसी बिंदु O पर क्रियाशील है यदि दो परस्पर लंबवत रेखाओं के अनुदिश उनके वियोजित भागों का योग x और y है ना, वियोजित भागों का बीजीय योग है ना, ऐसे लिख देते हैं, वियोजित भागों का बीजीय योग, नहीं लिखोगे तो भी कोई गम नहीं है, बीजीय योग, ये बीजीय योग x और y है, तथा उनके परिणामी का परिमाण r है, परिणामी का परिणाम क्या ले लिया हमने, r ले लिया। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात। दिस इज माई x डायरेक्शन, दिस इज माई y डायरेक्शन, और इनका परिणामी r मान लिया। ठीक है, तो इसका हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो रेखा का जो लंबाई होती है वो किसको निरूपित करती है, बल के परिमाण को निरूपित करती है। तो इसकी लंबाई कितनी है, x, इसकी लंबाई कितनी है, y। एक काम करते हैं ना, हम इसमें लंब डाल लेते हैं, तो ये हमारे पास y हो जाएगा, ये हमारे पास x हो गया, x y, पाइथागोरस प्रमेय से x² + y² = r² हो जाएगा।
ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर आर बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब समझिए, अगर परिणामी है ना, यदि परिणामी आर शून्य होना चाहिए, परंतु यहाँ पे क्या लिखा हमने, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड आर बराबर हमने ये लिख दिया, तथा परिणामी का एक्स अक्ष, यहाँ लिखिए आप, एक्स अक्ष नहीं है हमारे पास, हाँ एक्स लिख देते हैं, एक्स अक्ष के साथ, ये हमारा एक्स अक्ष है और उसके साथ बनाया गया कोण हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो हम जानते हैं टेन थीटा निकाल लेंगे हम। टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है वाई बाई एक्स, है ना, लंब बटा आधार। आप फाइनल सेकंड ईयर में आ चुके हो तो इतना आपको नॉलेज होगा। तो थीटा जो है वो होगा हमारा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। बलों के संतुलन में होने के लिए, जितने भी बल हैं उनका संतुलन में होने के लिए परिणामी आर का शून्य होना चाहिए, परंतु आर बराबर जीरो, है ना। अगर हम आर बराबर जीरो लेंगे, वैसे ही हमारा ये जीरो हो गया, जीरो होते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो हो गया। तो आर बराबर जीरो है तो वो तभी संभव है जब एक्स बराबर जीरो हो और वाई बराबर जीरो हो, क्योंकि दो धनात्मक राशियां, दो राशियों का वर्ग जीरो तभी हो सकता है जब वो खुद राशियां क्या हो, जीरो हो। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो दो परस्पर लंबवत रेखाओं के अनुदिश वियोजित भागों का अगर बीजीय योग अलग अलग शून्य हो जाता है तो आर का मान क्या हो जाता है, जीरो। तो परिणामी बल कब जीरो होगा, जब एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दोनों जीरो हो। अगर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जीरो हो गया, देखिए आर स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये दोनों अलग अलग जीरो तो भी आर जीरो, आर जीरो तो भी ये अलग अलग जीरो, ठीक है। तो क्या कह सकता हूं कि कोई भी पिंड, उस पर आरोपित बल, पिंड हमारा विराम अवस्था में तभी रहेगा जब उस पर परिणामी बल क्या हो, जीरो हो। तो परिणामी बल जीरो होने का मतलब एक्स अक्ष की दिशा में वियोजित भागों का बीजीय योग जीरो हो और वाई अक्ष की दिशा में वियोजित भागों का बीजीय योग जीरो हो। अब समझ लीजिए कि जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया ये मैं तेरे को पिंड दे रहा हूं, अब बताइए पिंड विराम अवस्था में कब रहेगा। मैं आपसे मोटी मोटी बात करता हूं कि कोई पिंड दे दिया मैंने आपको और कह दिया कि बताओ ये पिंड, और इस पर बहुत सारे बल अप्लाई कर दिए, F1, F2, F3, इस तरह से बहुत सारे बल आरोपित कर दिए, डॉट डॉट डॉट। अब आपसे कह दिया जाए कि बताओ ये पिंड साम्य अवस्था में कब रहेगा, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, इसका वियोजित भाग x1, इसका वियोजित भाग y1, x2, y2, x3, y3। क्या करोगे, x1, x2, x3 तीनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, उसको x मान लोगे। अगर जीरो आ जाता है y1, y2, y3 तीनों को जोड़ देते हो, जो y अगर जीरो आ जाता है तो आप कह सकते हो कि भैया x दिशा में जितने भी बल लगाए थे ना वो आपस में खत्म हो गए, x1, x2, x3 आपस में खत्म हो गए। इसी तरह से y दिशा में बल लगाए वो भी क्या हो गए, आपस में खत्म हो गए। तो हम कह सकते हैं कि साहब यहाँ तो परिणामी बल ही जीरो है, और परिणामी बल जीरो है तो हमारा जो पिंड है वो गति नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो, कंसेप्चुअल जो वीडियो है आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।